हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्रीचर्स। आई होप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की प्रस्तावना। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रियम्बल होता क्या है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं एक बुक का। हमने एक किताब खरीदी। अब उस किताब में आप एक चीज़ नोटिस करते हो कि जैसे ही आप उसका कवर जो होता है उसको अगर आप टर्न करो तो आपके सामने जो पेज दिखता है फर्स्ट वो होता है प्रीफेस। तो प्रियम्बल और कुछ भी नहीं है, वो यही प्रीफेस है। अब उस प्रीफेस को उस बुक का प्रियम्बल मान लो, क्योंकि उस प्रीफेस में उस पूरी किताब में आगे क्या लिखा है, थीम क्या है उस बुक की, उसका मोटिव क्या है लिखने का, उसमें क्या कंटेंट रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पूरी बुक का ओवरऑल कैरेक्टर क्या रहने वाला है, वो आप उस प्रीफेस में पढ़ के इसके बारे में पता लगा सकते हो। ठीक है, बस उसी सेम बात पे हम प्रियम्बल को देखेंगे। प्रियम्बल क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस। यानी कि हमें प्रियम्बल को पढ़ के ये पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, इसमें क्या क्या मुख्य बातें लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसको प्रीफेस भी कहा जाता है या इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और अगली बात, इसको समरी भी कहते हैं, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये क्रक्स है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है। ठीक है, और सबसे पहले ये स्टार्ट किसने करा था? ये प्रियम्बल का स्ट्रक्चर ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टार्ट करा गया है। ठीक है जी। फिर एन ए पालखीवाला, इन्होंने इसको क्या बोला है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का आइडेंटिटी कार्ड। ओके, अब बात करें अगर प्रियम्बल की कि प्रियम्बल का शब्द का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, तो इसका ओरिजिनेशन हुआ है प्रियम्बुलस। प्रियम्बुलस एक वर्ड है सॉरी, ये लैटिन भाषा का आता है शब्द। इसका मतलब होता है टू गो बिफोर, और इसके साथ साथ इसको ब्लूप्रिंट भी बोला जाता है। ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी एक्ट का, ठीक है, उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि प्रियम्बल आया कहाँ से। ठीक है, तो जो प्रियम्बल का जो बेस जिसे कंसीडर करा जाता है वो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने रखा था, कौन लेके आया था इसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उन्होंने ये प्रस्ताव जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रखा था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा इसको अडॉप्ट करा गया 22 जैन 1947 को। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपने याद रखनी है, एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, और जब से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को इंक्लूड करा है, उस टाइम से लेके अभी तक सिर्फ एक बार इसमें जो है वो अमेंडमेंट हुई है, यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है? दैट इज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, जब ये इसमें अमेंडमेंट करी गई तो इसका मोटिव क्या था अमेंडमेंट करने का? तो मोटिव था कि इसमें 3 नए शब्द जो हैं वो ऐड ऑन करे गए थे। कौन कौन से? एक सोशलिस्ट, एक सेकुलर और एक इंटीग्रिटी। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एज अ प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब अडॉप्ट करा? वो करा 26 नवंबर 1949 को। वेरी इंपॉर्टेंट डेट, राइट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जो हमारे पास आता है वो रहेगा कि प्रियम्बल में वर्ड्स कौन कौन से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहां से आपका प्रियम्बल स्टार्ट होता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर मैं यहां तक इसको रोक दूं, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है छोटी सी, अपने आप में बहुत बड़ी है। ठीक है, इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। क्या मीनिंग है? ये लाइन हमें बताती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पावर कहाँ से मिलती है, उसकी पावर का सोर्स क्या है। तो उसकी पावर का सोर्स है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से पता चलता है। अगला, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। अब फिलहाल जो इसको जहाँ तक हमने अभी पढ़ा इसको यहाँ तक समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि बी द पीपल ऑफ इंडिया का मीनिंग क्या है। ये दिखाता है सोर्स ऑफ पावर, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी पावर कहाँ से मिलती है, तो ये पावर मिलती है हम लोगों से, ठीक है। एक यहाँ पे सवाल ये उठ के आता है कि सैंक्शन पावर, अब सैंक्शन पावर क्या चीज़ है। लेट्स सपोज कोई आपसे कहे, आप जैसा अच्छे से पढ़ लिख जाते हो, आपको लॉ का अच्छे से नॉलेज होता है, आप इसको प्रैक्टिस भी करते हो किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, कल को आपका मन करता है कि आप एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहते हो देश के लिए, तो क्या आप लिख सकते हो? क्या आपके पास ये पावर, सैंक्शन पावर है? तो बिल्कुल नहीं, आप नहीं लिख सकते हो। तो पावर किसके पास है फिर ये? तो ये पावर है पार्लियामेंट के पास, इंडियन पार्लियामेंट के पास। लेकिन इंडियन पार्लियामेंट को ये पावर कौन देता है? पीपल ऑफ इंडिया। अगेन वही बात, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर मैं प्रेजेंट डे की बात करूं, प्रेजेंट डे की, तो ये जो सैंक्शन की पावर है ये किसके पास है? पीपल ऑफ इंडिया के पास। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की पावर का जो सोर्स है वो भी हम लोग हैं, और हमारे पास ये सैंक्शन की पावर भी है कि हम पार्लियामेंट को बोलें कि हमारे लिए संविधान जो है वो लिखो, राइट। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने संविधान को लिखा था, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, तो उनको किसने पावर दी थी? क्योंकि तब तो पार्लियामेंट भी नहीं था, क्योंकि हम तब तक आज़ाद भी नहीं हुए थे, ठीक है। ये 1946 की बात है। तो याद रखना है, इनको जो पावर दी थी वो दी थी किसने? सेकंड कैबिनेट मिशन 1946 ने, सेकंड कैबिनेट मिशन 1946 ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके आगे, ठीक है, जहां तक हमने पढ़ा, वन बाय वन इसको हम डिकोड करेंगे अगली स्लाइड्स में, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सब चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, कोई आपसे पूछे जितने भी जो शब्द इसमें ऐड ऑन हुए हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये क्या बताते हैं? तो दे शो द कैरेक्टर ऑफ इंडिया, ये भारत का कैरेक्टर दिखाते हैं कि हमारा देश कैसा है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे देश के। चलो अब बात करते हैं, इसमें बात करी गई है जस्टिस, लोगों को जस्टिस देने की। तो जस्टिस कौन सी? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीनों टाइप की जस्टिस। लिबर्टी, आज़ादी, किस प्रकार की? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप, यानी कि आप अपने विचारों को रख सकते हो, आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अपनी मान्यताओं को बता सकते हो, आप किसी भी धर्म में पूजा पाठ कर सकते हो, आप फ्री हो हर चीज़ में, ठीक है। इक्वालिटी, किस चीज़ की इक्वालिटी? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, आपको हर काम में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बराबर अवसर दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन और एनी बेसिस, राइट। फिर बात आती है फ्रेटर्निटी की। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, आपस में कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है। यानी कि इसमें दो बातें बोली गई हैं, एक तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, यानी कि कोई भी, हर एक इंडिविजुअल अपनी डिग्निटी को रखेगा, ठीक है। दूसरी बात इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, पूरे देश की अखंडता को बनाए रखना, ये हमारा काम है, राइट। फिर इसके बाद आता है हमारे पास सॉवरेन। अब हम वन बाय वन इनको डिकोड करेंगे। जब हम ऊपर हमने प्रेम्बल में एक शब्द पढ़ा था सॉवरेन, तो सॉवरेन का मीनिंग क्या है? देखो, सॉवरेन शब्द दिखाता है हमारी इंडिपेंडेंट स्टेटस को, यानी कि इंडिया किसी भी एक्सटर्नल ताकत पर डिपेंड नहीं है, ना ही किसी से इन्फ्लुएंस्ड होगा, चाहे वो इंटरनल मैटर हो चाहे एक्सटर्नल मैटर हो। भारत एकदम अपने बिहाफ पे कोई भी फैसला जो है वो ले सकता है, उसको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नो अथॉरिटी अबव इट, यानी कि भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी। दूसरी, नो बॉडी कैन इंटरफेयर, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, किसी भी मैटर में बाहरी ताकतें इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ये सॉवरेन का मीनिंग है। अगला आता है सोशलिस्ट। जहाँ सोशलिस्ट की बात आती है तो सोशलिस्ट क्या दिखाता है? हमारा वेलफेयर स्टेट को दिखाता है, ठीक है। अब सोशलिज्म भी आपका दो टाइप से रहेगा, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है और एक होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। जहाँ बात आती है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की, तो इसका उदाहरण आपका इंडिया, यानी कि हमने जो सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट हम अडॉप्ट करते हैं वो है डेमोक्रेटिक, ठीक है, लेकिन कहीं पे कम्युनिस्टिक सोशलिज्म भी होता है, ठीक है। अब पहले हम जानेंगे कम्युनिस्टिक सोशलिज्म के बारे में। तो इसका एक और नाम है स्टेट सोशलिज्म भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जो सरकार होती है वो मैक्सिमम चीज़ों को, चाहे वो प्रोडक्शन हो इकोनॉमी में, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो गुड्स एंड सर्विसेज का, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उनको अपने अधीन रखती है। यानी कि मैक्सिमम राइट्स जो होते हैं वो किसके पास होते हैं? सरकार के पास। नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी,
बट इसके ऑपोजिट जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की, तो यहाँ पे क्या आता है, किसको फॉलो किया जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी को, मिश्रित अर्थव्यवस्था को, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें, ठीक है। बाकी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में कुछ बातों को एरेडिकेट करने की बात आती है, यानी खत्म करने की बात, क्या खत्म करने की बात आती है, पॉवर्टी को, इग्नोरेंस, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी को बराबर अवसर दिए जाएंगे और अगर किसी के साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है कहीं पे तो उसको खत्म किया जाएगा, ठीक है जी। तो हमारा जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो दो चीज़ों का मिश्रण है, एक मार्क्सिज्म का और एक गांधीज्म का। हम दोनों ही बातों को मिक्स करके फॉलो करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे के सारे, राइट। फिर यहाँ पे आता है सेक्युलर। अब सेक्युलर का मीनिंग क्या होता है, सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। राज्य मीन यहाँ पे कंट्री को एज अ स्टेट बोला गया है। सो इसका मीनिंग होता है कि अपना कोई भी धर्म ना होना, किसी एक धर्म को हम ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, हम हर एक धर्म को साथ लेके चलने की बात करते हैं। तो सेक्युलर स्टेट में आपको क्या फ्रीडम मिलती है, टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, टू प्रोफेस इट एंड टू प्रोपागेट, ठीक है। आप किसी भी तरीके से इसको प्रमोट कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी धर्म को अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। बाकी ये जो शब्द है सेक्युलर स्टेट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इट इज़ नॉट मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ऐसे पॉइंट्स हमेशा याद रखा करो, एग्जामिनेशन में एज अ स्टेटमेंट ऐसे पॉइंट्स आते हैं हमेशा, ठीक है। अब आर्टिकल, जैसे इसका उदाहरण हमें कहाँ मिलता है, जो आर्टिकल भारत की सेक्युलर जो इसका एक आइडेंटिटी है जिसको दिखाते हैं, तो वो आर्टिकल 25 to 28 आर्टिकल जो है, ये कौन से आर्टिकल है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसमें क्लियरली आपको एक चीज़ पता चलती है कि हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है रिलीजन को लेके वो सेक्युलर है, ठीक है। हाँ, कुछ वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज भी हैं जो कि सेक्युलर शब्द को एज अ एंटी रिलीजन मानती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में क्या है, आप पब्लिकली अपने धर्म को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, पब्लिकली यू कैन नॉट प्रैक्टिस योर रिलीजन, तो ऐसा करके माना जाता है। यूएसएसआर भी इसका उदाहरण था, ठीक है। आगे जो शब्द आता है हमारे पास प्रियम्बल में वो आता है डेमोक्रेटिक, यानी कि डेमोक्रेसी। अब डेमो का मतलब होता है पीपल, क्रेटिक या क्रेसी का मतलब होता है रूल, यानी कि लोगों का शासन। तो आपको पता है डेमोक्रेसी का, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, ठीक है। अब ये दो टाइप से काम करता है, एक डायरेक्ट होता है डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या चीज़ देखते हो कि पीपल कैन यूज देयर पावर डायरेक्टली, लोग अपनी पावर्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब जो डायरेक्ट होती है डेमोक्रेसी, उसमें आपको मुख्यतः चार जो है मुख्य टाइप्स देखने को मिलते हैं, चार डिवाइसेस यू कैन से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ, पहले हम बात करते हैं इनडायरेक्ट की। अब इनडायरेक्ट को कौन फॉलो करता है, हम इंडिया में जो है, देखो डायरेक्टली सवाल आ सकता है, इंडिया में कौन सा सिस्टम है इसका, कौन सा टाइप है डेमोक्रेसी का, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इंडिया में। इसका मीनिंग क्या होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव बाय इलेक्शन चुनते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल, हम लोगों के द्वारा हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, ठीक है। अब जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है ये भी दो प्रकार की है, एक पार्लियामेंट्री, एक प्रेसिडेंशियल। तो भारत में कौन सी है, पार्लियामेंट्री, ठीक है, और यूएसए में कौन सी देखने को मिलेगी आपको, प्रेसिडेंशियल, ठीक है। अब जहां भारत की डेमोक्रेसी की बात आती है, तो डेमोक्रेसी ये सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं है, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको चयनित करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं है, इसके साथ साथ ये सोशल भी है और इकोनॉमिक बेसिस पर भी इक्वली ही है, ठीक है। सोशली का मीनिंग क्या होता है, यानी कि मीन्स पीपल हैव, लोगों के पास क्या राइट्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तीनों के तीनों मुख्य अधिकार लोगों के पास है यहाँ पे, और हम इन तीनों को सेपरेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट सेपरेट दिस ट्राइनिटी, ठीक है। आप एक को अगर सेपरेट करोगे, हार्म करोगे, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, इससे अफेक्टेड होगा, ठीक है। चलो जी, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट की। इसमें जो चार डिवाइसेस आपको देखने को मिलेंगे कि रिफरेंडम, इसका मतलब होता है संदर्भ में, किसी संदर्भ में बात करना, इनिशिएटिव, किसी चीज़ की पहल करना, रिकॉल, क्या करना, किसी चीज़ को खत्म करना, प्लेबिसाइट, आगे हम बात करते हैं, ठीक है।
चलो जी, वन बाय वन देखते हैं इसको। तो पहला यहाँ पे लिखा है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब संदर्भ, यानी कि प्रपोज्ड लेजिस्लेशन रेफर टू द इलेक्टोरेट फॉर सेटलमेंट ऑफ देयर डायरेक्ट वोट्स बाय देयर डायरेक्ट वोट्स। यानी कि जो भी आप एक लेजिस्लेशन को प्रपोज कर रहे हो, ठीक है, उसको कहाँ रेफर किया जाएगा? इलेक्टोरेट के पास। और ये बोला जाएगा कि वोट्स के द्वारा उसको क्या करो, उसको सेटल करो, उसको सॉल्व करो उस इशू को। ये रेफरेंडम आपका आता है, ठीक है। दूसरा जो आपके पास आएगा वो आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या होता है, लोग अपने द्वारा किसी एक बिल को प्रपोज करेंगे, उसको बनाएंगे, उसको तैयार करेंगे और उसको फिर कहाँ भेजेंगे? लेजिस्लेचर के पास, ठीक है। क्यों? इनेक्टमेंट के लिए, यानी कि इसको अप्लाई करो। लोग जो है उन एक बिल बनाएंगे, ठीक है, एक बिल बनाएंगे, उसको फिर लेजिस्लेचर के पास भेजेंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि ये लोगों के हित में है, हमने सोच समझ के ये फैसला किया है, इसको इनेक्ट किया जाए फॉर द इनेक्टमेंट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है कि हम लोगों के पास पावर है, जो एक वोटर है, जो एक बंदा है कोई भी, ठीक है, सिटीजन है, उसके पास पावर है। क्या पावर है? वो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को या किसी भी ऑफिसर को उसकी समय से पहले, यानी कि जितना उसका पूरा टेन्योर होगा उससे पहले क्या कर सकता है, उसको उसकी जगह से बर्खास्त कर सकता है, ठीक है, बर्खास्त कर सकता है। वोटर्स कैन रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव और एन ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज और हर टर्म। ये रिकॉल का मीनिंग होता है। चौथा शब्द हमारे पास आता है प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का मतलब होता है जनमत संग्रह। जनमत यानी कि लोगों का ओपिनियन, एक मास का ओपिनियन। जैसे कोई भी इशू हो जो कि नेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंट हो, पूरे लोगों का जिसमें हित शामिल हो, तो उसमें क्या होता है, लोगों का राय ली जाती है, लोगों का ओपिनियन जाना जाता है, और वही प्लेबिसाइड का मीनिंग है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, ठीक है। अगला हमारे पास जो आता है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग होता है, आप सभी को पता है, गणतंत्र, ठीक है। अब जो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटी होती है ये दो तरीके से काम करती है। एक काम करती है मोनार्की, एक काम करती है रिपब्लिक, जैसे कि हम हैं, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब जो मोनार्की के बारे में समझते हैं फटाफट। मोनार्की क्या चीज़ है? आपने एक कहावत सुनी होगी, राजा का बेटा राजा। यानी कि एक कोई राजा है, उसका बेटा भी क्या बनेगा? राजा। उसका आगे बेटा राजा, उसका आगे बेटा राजा। परिवारवाद, काइंड ऑफ परिवारवाद आप कह सकते हो, ठीक है, जिसमें किंग वाला सिस्टम है, यानी हेरिडिटी वाला, जनरेशन वाइज उसमें आगे रूल किया जा रहा है, वो मोनार्की है। लेकिन रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता। रिपब्लिक में क्या होता है, मीन्स जो हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, पूरे स्टेट का जो हेड होगा वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे आप इंडिया में देखो जरा, हमारा प्रधानमंत्री जिसको रियल हेड बोला जाता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है। प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड हेड है, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा चुना जाता है, लेकिन इसको भी चुनते कौन है? लोग ही। आगे हम बात करेंगे जस्टिस की, ठीक है। जब हमने प्रियम्बल पढ़ा उसमें हमने देखा कि जस्टिस मीन्स तीन बेसिस पे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल का मीनिंग क्या है? यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, रेस, रिलीजन या लिंग के आधार पर, सेक्स के आधार पर, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। दूसरी बात, अब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस टू अ पर्टिकुलर सेक्शन, किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को एक्स्ट्रा कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। जैसे कोई पावरफुल सेक्शन है, वो चाहे कि सब कुछ हम ही ले लेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। सभी को इक्वालिटी में रखे जाने की बात करी जाती है इसमें। तीसरी बात, इंप्रूवमेंट इन स्टेटस ऑफ SCs, STs, OBCs एंड वीमेन, ठीक है, इन चारों की स्टेटस को इंप्रूव करना, ये हमारे सोशल जस्टिस में आता है। इकोनॉमिक जस्टिस की जहाँ बात आती है तो उसमें क्या देखा जाता है कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं, किस बेसिस पे? वेल्थ के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे या प्रॉपर्टी के बेसिस पे, उनको क्या करा जाए? एलिमिनेट किया जाए, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हो, सोशल और जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, इनको इकट्ठा करके हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस की, तो उसमें क्या मतलब होता है? सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे और सभी की आवाज़ गवर्नमेंट जो है वो इक्वल तरीके से सुनेगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक तबके की ज़्यादा दूसरे की कम, ठीक है।
और ये जो जस्टिस का जो हमारा हमने लिया है वो कहाँ से लिया है आइडिया, ये लिया हमने रशियन रेवोल्यूशन से, ठीक है। 1970 में जो हुआ था, आप इसके बारे में एक्स्ट्रा जो है वो पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है। अगली हम बात करेंगे लिबर्टी की, आज़ादी की, कि आज़ादी किस बेसिस पे। अब लिबर्टी का बेसिक सेंस में मीनिंग होता क्या है? इसका मीनिंग होता है अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। किसी भी इंडिविजुअल कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी कर रहा है, आप उसको ना रोको, कंट्रोल ना करो, रेस्ट्रेंट ना करो उसको, तो वो उसके लिए लिबर्टी है, ठीक है। अब जब इस तरीके से करते हो तो उसको एक जब ओपन एटमॉस्फेयर मिलेगा किसी भी इंसान को, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, डेवलप होगी, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, राइट। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें याद रखना है, ध्यान रखना है कि लिबर्टी का मीनिंग ये नहीं है कि आपके पास एक लाइसेंस मिल गया कि आप कुछ भी करो, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, नो। आपको संविधान की सीमा में रह के जो है वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके लिए लिमिट सेट करी गई है, आपको उसके अंदर रह के अपनी लिबर्टी को जो है वो एंजॉय करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना आपने। फिर ये हमें आइडिया कहाँ से आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। अगला आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी किस बेसिस पे, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ये सब इक्वालिटी को तो बताते हैं हमारे पास। किस चीज़ की इक्वालिटी? आर्टिकल 14 बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। आर्टिकल 15 बताता है नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, बर्थ, किसी के आधार पर नहीं। 16 क्या बताता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि बराबर अवसर दिए जाएंगे। 17 बताता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत को खत्म किया जाना चाहिए। 18 बताता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि एक्स्ट्रा प्रिविलेज, उसको खत्म किया जाए। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है, टू मेंटेन और प्रमोट द कॉमन ब्रदरहुड। और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कौन से आर्टिकल में आती हैं, आर्टिकल 51A में, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ के आता है। क्वेश्चन क्या है कि क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है भी है या नहीं है, ठीक है। अब ये जानने से पहले आप एक आर्टिकल के बारे में देखो, आर्टिकल 368। आई होप आप सभी को पता होगा कि ये पार्लियामेंट को इस आर्टिकल के अंतर्गत एक पावर मिलती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर पाए, अमेंड कर पाए। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किसी भी हिस्से को ये संशोधित कर सकते हैं। अब देखो, अब इसके ऊपर 2-3 केसेस आते हैं। पहला एक केस होता है 1960 में बेरुवरी यूनियन केस। अब बेरुवरी यूनियन केस में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, डायरेक्टली इन्होंने बोला कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा जो है वो नहीं है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हिस्सा नहीं होगा तो जो पार्लियामेंट के पास जो अंडर आर्टिकल 368 जो पावर है अमेंडमेंट की, वो इस पर अप्लाई नहीं होगी, यानी कि हम ये माने कि हम प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन सेकंड केस में केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट अपना जो प्रीवियस वर्डिक्ट होता है उसको चेंज करता है और क्या बोलता है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रियम्बल जो है संविधान का हिस्सा है, इट कैन बी अमेंडेड। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपने नोट करना है, आप इसके पार्ट को अमेंड कर सकते हो लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर तीसरा केस आता है एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 में, जिसमें ही बोला गया था कि इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मुख्य अभिन्न अंग है संविधान का, प्रियम्बल जो है। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में कुछ पॉइंट्स नोट करें। अब लास्ट में जो हमारे पास बात आती है, देखो अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा आपके लिए रहेगा कि जैसे हम तो क्या हैं, हम हैं सेकुलर स्टेट, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिलीजन की कंट्रीज डिफरेंट टाइप की होती हैं। कुछ अर्थइस्टिक होती हैं जिन्हें अर्थइस्टिक स्टेट बोला जाता है, कुछ कंट्रीज़ को बोला जाता है थियोक्रेटिक स्टेट और कुछ को बोला जाता है सेक्युलर स्टेट। अब अर्थइस्टिक स्टेट क्या होती है, देखो अ का मतलब होता है नॉट, अपना इंग्लिश में भी अगर आपने पढ़ा होगा ए का मीनिंग होता है नॉट। देखो थिस्टिक का मतलब क्या होता है, थिस्ट का मतलब होता है
आस्तिक, अथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, यानी कि ऐसी जो कि एंटी रिलीजन होती हैं। नास्तिक वो किसी धर्म को नहीं मानते, ठीक है, ना उसको प्रमोट करने देते हैं। थियोक्रेटिक स्टेट क्या होती है दूसरी तरफ, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलीजन को मानने वाली होती हैं, यानी कि एक धर्म को ये अपना स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर देते हैं और बाद में उसको मानते हैं और लोगों को भी कहते हैं कि आप इसको मानो, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या इसके अलावा म्यांमार, ठीक है, ये सब देश इसके उदाहरण हैं। बाकी अब हमारा प्यारा भारत किस में आता है, सेक्युलर स्टेट में, ठीक है, और यूएसए भी इसमें आता है, जिसमें अपना कोई धर्म नहीं होता, धर्मनिरपेक्ष होते हैं और हर एक धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, राइट। तो ये था हमारे पास आज का हमारा लेक्चर प्रियम्बल, ठीक है। और अगर आपको गाइज ये पसंद आया लेक्चर आज का, आपको अच्छा लगा, तो इसको लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, और ज़्यादा सपोर्ट मिले और हम कंटेंट को और अच्छा करने की कोशिश करें। थैंक यू सो वेरी मच स्टडी प्रीचर्स के साथ जुड़ने के लिए, यहाँ से पढ़ने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद।